हरिओम। हमने पिछले क्लास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस किया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो आता है वो होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का हो तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। इस केस में हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लॉट कर रहे हैं और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है। अब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह का होता है। हम लोगों ने पिछले बार जाना था कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के चार्ट में हमने देखा था जहां पे हमने एक तरफ टाइम लिया, टाइम इन सेकेंड, और दूसरे तरफ था हमारा डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। यूनिफॉर्म है, 0 मीटर के डिस्टेंस पे था, 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस था, 2 के बाद 10, 3 पे 15 एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी कि यहां पे जो होता है हमारा डिस्टेंस जो होता है यूनिफॉर्म मोशन के दौरान हमारा जो डिस्टेंस होता है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। टाइम जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 से हम 3 की बात करें, यहाँ पे टाइम 3 टाइम्स हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। इसी को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब इसके ग्राफ को जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो आता है हमारा वो आता है एक स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ फिक्स्ड एंगल थीटा विथ टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के साथ एक फिक्स एंगल बना रहा है। ये है हमारा ग्राफ, ये लाइन जो है ये है हमारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आया हमारा एक स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के साथ कोई भी फिक्स एंगल बनाता है थीटा। थीटा यहाँ पे जस्ट एक एंगल है, वो 15 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग इसके बाद डिस्कस कर रहे थे कि स्लोप क्या होता है। हम लोग ग्राफ के यूज में पढ़े थे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी और स्पीड। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप के लिए हमने आपको बताया था कि कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो हम इस जगह पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। यहां पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। सिर्फ राइट एंगल को छोड़ के बाकी सभी एंगल्स, सभी लाइंस को मैं डिलीट करने जा रहा हूं। यहां से मैं सबको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली हमारा राइट एंगल दिखे। ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि tan थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहां पे ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस हुआ और ये एंगल हमारा थीटा है और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला साइड बेस। तो अब यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन
बी। तो यानी कि अगर हम कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल लें, अगर मैं आपको अब बोलूं कि हमने ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो दोनों केस में हमारा स्लोप सेम आने वाला है। स्लोप में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि स्लोप हम लोग इस लाइन का निकाल रहे हैं। स्लोप हमारा इस लाइन का है, और इस लाइन का जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हमेशा इसके पैरेलल लाइंस के साथ फिक्स ही एंगल होगा थीटा। तो अब हम लोग सबसे पहले यहां पे कर लें कि व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे P इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा 10 है, ये हमारा 15 है, तो इस बीच के गैप को हम लोग 5 लिख देते हैं। ये हमारा गैप 5 हो गया, और यहां से यहां तक का गैप 1 हो गया, यानी कि P हो गया हमारा 5 मीटर, ये मीटर, और टाइम हो गया हमारा, B हो गया हमारा 1 सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखें तो स्पीड हमारा सेम ही आने वाला है। अब इस जगह पे हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया 5, और ये वाला लाइन हो गया हमारा 20, तो इसके बीच का गैप आ गया हमारे पास 15। और अब हमारे पास जो गैप हुआ टाइम का, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 15 मीटर, और बेस हो गया हमारा 1 2 3 सेकेंड। यानी कि बड़े वाले केस में अगर हम लोग देखें P अपॉन बी इक्वल्स टू, तो यहां पे हमारे पास P अपॉन बी आ गया 15/3 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्लोप हम लोगों को बता रहा है वेलोसिटी या स्पीड। तो इस बात को हम लोग कतई ना भूलें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड बताता है। हम लोगों ने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है इसके पहले। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, तब उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ये दो केस में होता है। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि स्पीड हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से कि हर सेकेंड में ट्रेवल होने वाला डिस्टेंस वेरी करता है। ऐसा हम लोग न्यूमेरिकल में भी पढ़े होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, तो जैसे ही रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। 5वें सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। 10वें सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन के कारण से हमारा स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो एक इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया जाने वाला डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा होगा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका जब भी ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो एक कर्व लाइन आएगा। अब बात होती है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तब कैसा कर्व होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है यानी कि जब रिटार्डेशन है तब कर्व कैसा होगा। तो बोर्ड पे दोनों ग्राफ बना हुआ है, अब मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा टाइम। यहां से अगर हम लोग देखें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, दूसरे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो यहां से क्लियर है कि ये वाला गैप अगर 1 है तो ये 5 होगा। तो पहले सेकेंड में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया और दूसरे सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ के हो गया 5 मीटर, तो यहां पे हम लोग इससे बता सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और यहां पे स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव होगा। और इस जगह पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग देखेंगे कि 1 सेकेंड में हमारा
10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, दूसरे सेकंड पे ये डिस्प्लेसमेंट घट के 15 हो गया। तो यहां पे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, स्पीड यहां पर डिक्रीज हो रहा है। और इसको सिंपली हम लोग जानेंगे कि जब भी कर्व यूं ऊपर की ओर आएगा तो हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, और जब भी कर्व हमारा नीचे की ओर आएगा तो हमारा स्पीड डिक्रीज होगा। अब हम आपको बताएंगे कि जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक कर्व्ड लाइन है हमारे पास, तो इस जगह पे हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। तो इस जगह पे, इस कर्व पे हम किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी जगह पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो टेंजेंट है टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, और इसी थीटा के वैल्यू के लिए जो tan थीटा आएगा वो होगा हमारा वेलोसिटी। ठीक, टेंजेंट क्या होता है उसको हम लोग एक बार समझें। टेंजेंट होता है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे टच करे। ध्यान रखना है, टेंजेंट कभी भी सर्कल को कट नहीं करता है, वो सर्कल को सिर्फ एक जगह पर टच करता है। तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट जहां पर ये टेंजेंट हमारा इस सर्कल को टच कर रहा है, ये हमारा सेंटर। अगर हम, और ये इस पॉइंट को, जिस जगह पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक रेडियस आया, और रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम लोग क्लियरली इसको 10th में पढ़ेंगे मैथ्स में, इससे पहले भी आप लोग प्रॉपर्टी के रूप में इसको पढ़ा होगा। टेंजेंट पर जब भी रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। इस प्रॉपर्टी का हम सर्कुलर मोशन में भी यूज करेंगे, इसलिए आप लोग भूल लेना। तो अब हम इस ग्राफ से और टेंजेंट की मदद से ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने जैसा बताया कि कर्व अगर ऐसा है तो स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है। इस जगह पे अगर हम लोग इस पॉइंट पे वेलोसिटी को देखें तो इस जगह पे जो हमारा टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा टेंजेंट आएगा, इस जगह पे ऐसा टेंजेंट आएगा। अगर इसको हम लोग θ1, इसको θ2, इसको θ3, इसको θ4 लें तो हम लोग ग्राफ से देख के क्लियरली बता सकते हैं कि θ4 ग्रेटर देन θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तो जब θ1 बड़ा है θ2 से तो वेलोसिटी v4 बड़ा होगा वेलोसिटी v3 से, और वेलोसिटी v3 बड़ा होगा वेलोसिटी v2 से, और वेलोसिटी v2 बड़ा होगा वेलोसिटी v1 से। तो अगर हम लोग देखें कि ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, तो क्लियरली इससे पता चलता है कि पॉइंट A पे हमारे पास सबसे कम वेलोसिटी है, और पॉइंट D पे जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद मैं आप लोगों को अब लास्टली एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विथ टाइम एक्सिस, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हमारा ग्राफ यूं ऊपर की जा रहा है तो यहां पे हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा ग्राफ यूं नीचे की ओर जा रहा है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। इसके बाद एक ही ग्राफ में हम इस सारे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सीलरेशन 0 है, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0। अब ग्राफ हमारा यूं ऊपर की ओर आया तो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, और अब यूं अगर हमारा ग्राफ नीचे की ओर आया तो एक्सीलरेशन निगेटिव है। इस ग्राफ से
इस ग्राफ को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे हमेशा याद रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहां से इसको देखने के बाद क्लियरली ग्राफ को देखते ही बता देंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है या एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप लोग इसको आगे ध्यान से कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में होने वाले चेंज को इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी को हम लोग y एक्सिस पे और टाइम को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ और vt टाइम ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है, उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है विद पासेज ऑफ टाइम। टाइम पास हो रहा है लेकिन वेलोसिटी हमारा जो है कांस्टेंट है। तो इसलिए हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका ग्राफ जो आएगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, क्योंकि यहां पे टाइम तो हमारा पास होता जा रहा है, टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। 0 सेकेंड पे जब हमने उस ऑब्जेक्ट को नोटिस किया t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, तब भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे जब हम लोग देख रहे हैं तब भी उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। इस केस में इस लाइन का कोई स्लोप है नहीं, जो इस लाइन का कोई स्लोप है नहीं, बिकॉज दिस लाइन इज मेकिंग एंगल 0 हेयर थीटा इक्वल्स टू 0। ये टाइम एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस जगह पे हमारा स्लोप है नहीं, इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो हम लोग जान रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, हेंस एक्सेलरेशन इज 0। अब हम लोग जान लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज हम लोग किन किन पर्पस से करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा, एंड एरिया बिटवीन द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यानी कि इस जगह पे जो एरिया इंक्लोज हुआ वो हमें बताएगा कि 5 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां फिगर से हमारे पास क्लियर है कि OABC क्लियरली इट इज ए रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। Here length is AB equals to 0 to 5, यानी कि 5 सेकेंड इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू OA, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, और यहां हम लोग यूनिट से भी इसको देखेंगे। तो 5 इंटू 5 25, और अब यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो s इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, तो s हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 25 मीटर आ गया। यहाँ पे आप लोग एरिया के यूनिट में मीटर स्क्वायर ना लिखें, हम लोग बस यही जान रहे हैं कि एरिया हमको डिस्टेंस बताएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हेन वी आर टेकिंग द एरिया देन व्हाई नॉट इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर। यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो सेकेंड है और ब्रेथ का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और सेकेंड कट गया, बचा हमारे पास सिर्फ जो यूनिट वो है मीटर, इसलिए यहाँ पे एरिया का यूनिट आया
मीटर। अब सिंपली भी अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड था, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड था, और डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारे पास हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 मीटर। तो यहां हम लोग दोनों तरीके से देख लिए। तो अब हम लोग कंफर्म हो गए हैं कि स्लोप वेलोसिटी हमको वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जहां पे हमारा कुछ एक्सेलरेशन हो। अब हम लोग अभी तक फर्स्ट वाले ग्राफ में देखे कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमारा ग्राफ जो आया वो आया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो और इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो, तब उसका ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा होगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था। वेलोसिटी जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी, यहां हम लोगों ने डिस्कस किया, वो चार्ट भी है हमारे पास। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 1 वेलोसिटी 5, 2 वेलोसिटी 10, t इक्वल्स टू 3 वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग यहां से देखना चाहें तो हमारे पास, अगर इसको हम लोग इनिशियल हम लोग अभी u0 ले रहे हैं, ठीक ना, ये हो गया हमारा इनिशियल u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अगर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे लें तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज 20/4 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करें। ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड करने का हमारे पास जो तरीका है वो है हमारा tan थीटा फाइंड करना। अब ये हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास बड़ा वाला। अगर हम लोग छोटे इंटरवल के लिए भी छोटा ट्रायंगल लेके सॉल्व करें तब भी हमारा एक्सेलरेशन सेम ही आएगा। हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। स्लोप इक्वल्स टू, यहां पे हमको पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b। अब हमारा p हो गया ये और b हो गया हमारा ये वाला साइड b। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू p अपॉन b, वेलोसिटी इक्वल्स टू p का वैल्यू यहां से यहां, यानी कि 0 से 20, ये हो गया हमारा p इक्वल्स टू 20। अब b क्या होगा, b 0 to 4, यानी कि 4 यूनिट, यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b। अब हम लोग ग्राफ के दूसरे यूज को देखते हैं जिससे हमको डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है। डिस्प्लेसमेंट का पता कैसे चलता है, हम लोगों ने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला लाइन। अब इसके अंडर जो एरिया इंक्लोज हुआ वो हमको देगा डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो ये वाला फिगर हमारे पास है क्या? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2। बेस हो गया हमारा 4 यूनिट एंड हाइट इक्वल्स टू 20 यूनिट। तो ये आ गया एरिया इक्वल्स टू 40 मीटर। अब ये एरिया हमको क्या बता दिया? यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या हो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो? अब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग आएगा। अगर एक सेकेंड में, पहले सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर चेंज होके हो गया, तो अगले सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो हो सकता है कि 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ जाए। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसका ग्राफ जो आएगा वो आएगा एक कर्व लाइन, वो आएगा एक कर्व लाइन। और इस ग्राफ से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम, और ये ग्राफ हमको बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है हमारा, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले केस में जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट था, जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट था तब हमारा ग्राफ ऐसा आया था। यहाँ पे हमारा v कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा, और जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तब यही हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। तो आप लोग ग्राफ को ध्यान से देख लें, इसको ढंग से समझ लें, ताकि डायरेक्ट ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा हम लोग उसमें गलतियां ना कर सकें।